नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की छाया में कहीं खोसा जाता है। ये है मौर्योत्तर काल। ये वो समय था जब भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बिखर चुका था। तो जरा सोचिए, जब एक इतना विशाल साम्राज्य ढह जाता है तो उसके बाद होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर ये किसी नई चीज की शुरुआत होती है? यही सवाल इस पूरे दौर के दिल में है। और इसका जवाब ना बड़ा ही दिलचस्प है। मौर्यों के बाद भारत राजनीतिक तौर पर छोटे छोटे राज्यों में जरूर बट गया, लेकिन यही वो वक्त था जब कला, व्यापार और संस्कृति ने एक ऐसी उड़ान भरी जिसने आने वाले समय की नींव रख दी। तो चलिए सबसे पहले उन ताकतों को देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर खड़ी हुईं। ये थे स्थानीय भारतीय राजवंश। मौर्यों के ठीक बाद उत्तर भारत में सत्ता में आए शुंग। उन्होंने उस राजनीतिक खालीपन को भरा जो मौर्य साम्राज्य के पतन से पैदा हुआ था और एक नए अध्याय की शुरुआत की। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों की नीतियों से बिल्कुल अलग हटकर ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान पर जोर दिया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था और ऐसा माना जाता है कि उनकी नीतियां बौद्धों के प्रति काफी कठोर थीं। और ठीक उसी समय जब उत्तर में ये सब चल रहा था, दक्षिण और मध्य भारत में एक और बड़ी शक्ति उभर रही थी, सातवाहन वंश। ये कहानी का एक बिल्कुल ही अलग पहलू है। सातवाहनों का ध्यान शुंगों से एकदम अलग था। उन्होंने व्यापार, शिल्प और खास तौर पर बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। तो सोचिए, एक ही वक्त में एक ही देश के दो हिस्सों में दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं फल फूल रही थीं और दोनों ही भारत के भविष्य को बना रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौर में उत्तर पश्चिम से विदेशी शासकों की लहरें भी भारत आईं और उन्होंने यहाँ की संस्कृति में कुछ नए रंग घोल दिए। इनमें सबसे पहले थे हिंद यवन। ये अपने साथ यूनानी संस्कृति लेकर आए और यहीं से भारत में सांस्कृतिक मिलावट का एक नया और बहुत ही रोमांचक अध्याय शुरू हुआ। इनके सबसे प्रसिद्ध शासक थे मिनांडर, जिन्हें मिलिंद भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उनका जो दार्शनिक संवाद हुआ वो मिलिंद पन्हो नाम के ग्रंथ में दर्ज है। ये विचारों के आदान प्रदान का एक शानदार उदाहरण है। हिंद यवनों के बाद ये सिलसिला रुका नहीं। मध्य एशिया और ईरान से शासकों की एक और लहर आई। ये थे शक, पहलव और कुषाण, जो भारत में अपने राज्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। इनमें शक और कुषाण सबसे अहम थे। शकों ने क्षत्रप प्रणाली यानी प्रांतीय गवर्नरों की व्यवस्था शुरू की। दूसरी तरफ थे कुषाण, जिनके सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे और वो बौद्ध धर्म और गांधार कला के बहुत बड़े संरक्षक बने। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि ये विदेशी शासक सिर्फ विजेता बनकर नहीं रहे। वो भारत आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति, धर्म और समाज को अपनाया और धीरे धीरे यहीं के होकर रह गए। इस प्रक्रिया को हम भारतीयकरण कहते हैं और यही इस युग की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। तो चलिए अब अलग अलग राजवंशों से आगे बढ़कर देखते हैं कि इन सब ने मिलकर समाज, अर्थव्यवस्था और कला पर एक साथ मिलकर क्या असर डाला। इस दौर का समाज ना बहुत ही गतिशील था। एक तरफ वर्ण व्यवस्था और कठोर हो रही थी, तो दूसरी तरफ शक और कुषाण जैसे विदेशी समूह भारतीय समाज में घुल मिल रहे थे। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों साथ साथ फल फूल रहे थे और नए नए शहर बस रहे थे। मतलब विरोधाभासों का एक बड़ा ही दिलचस्प दौर था ये। उस समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं श्रेणियां। ये व्यापारियों और कारीगरों के बहुत शक्तिशाली संगठन थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि सोचिए, राजा भी इनसे कर्ज लेते थे। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितनी संगठित और उन्नत थी। और इस संगठित व्यवस्था का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था व्यापार में एक जबरदस्त, मतलब एक अभूतपूर्व उछाल। और ये उछाल आया रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से। भारत से मसाले, कपड़े और कीमती सामान रोम जाता था और बदले में वहां से भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के भारत आते थे, जिससे देश में खूब समृद्धि आई। इस सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का असर कला पर भी दिखना ही था। दो प्रमुख कला शैलियां उभरी। एक थी गांधार कला, जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव साफ दिखता है, और दूसरी थी मथुरा कला, जो पूरी तरह से स्वदेशी थी
और जिसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों तीनों की मूर्तियां बनी। और ये कितनी कमाल की बात है कि इसी सांस्कृतिक संगम के दौर में इतिहास में पहली बार बुद्ध को मानव रूप में मूर्ति बनाकर पूजा गया। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने भारतीय कला और धर्म की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो अंत में ये सवाल बचता है, राजनीतिक बिखराव और सांस्कृतिक मिलाप का ये दौर आज हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि जब बड़ी सत्ताएं गिरती हैं तो खालीपन नहीं आता, बल्कि नई संभावनाओं और रचनात्मकता का जन्म होता है।